दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला और दूसरा भाग जरूर सुने। सृजा जैसे ही उन्हें बताती है कि रिधान के पापा ने एक्सीडेंट कराया है, दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिधान को अचानक से कुछ धुंधला सा दिखता है। वो सिर झटक देता है और सृजा से कहता है, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, कुछ भी बोलोगी क्या? सृजा फीका सा मुस्कुरा देती है। उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और उसकी आंखों में रिधान के लिए प्यार छवि देख सकती थी, पर वो ऐसे बिना सबूत के भरोसा भी तो नहीं कर सकती थी और ना ही वो रिधान से दूर होना चाहती थी। सृजा, दिमाग तो मेरा हमेशा से ठीक है, बस गलती कर बैठी थी। तुम जैसे बड़े घर के लड़के से प्यार करके जिसका हिसाब तुम्हारे पापा ने अच्छे से किया, तुमको ही मुझसे छीन लिया। तुम्हारी गलती नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें दवाइयाँ ही ऐसी दी जा रही हैं कि तुम्हें कभी कुछ ना याद आए। जाहिर सी बात है, अगर मैं तुम्हें याद आ गई तो तुम्हारे पापा का बिजनेस जो ठप हो जाएगा। विश्वास ना हो तो बिना किसी को बताए दूसरे डॉक्टर से अपनी दवाइयाँ चेक करा लेना। अब शायद तुम्हारा प्यार मेरी किस्मत में नहीं है। छवि उसके पास आती है। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, पर मेरी और रिधान की शादी होने वाली है और तुम अचानक से आकर यह सब कहोगी तो हम कैसे मान लें? सृजा, तभी तो कहा दवाइयाँ चेक करा लेना, समझ आ जाएगा। मैं उस एक्सीडेंट में मर गई होती अगर नकुल शेखावत ने मुझे ना बचाया होता। चाहो तो 2 महीने पहले की कंप्लेन देख लेना पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी तुम्हारा नाम है। रिधान और मैं तुम्हें छिड़वाने गई थी तो उस कंप्लेन में मेरे साइन भी है। और बहुत बहुत बधाई नई जिंदगी के लिए। फिर छवि की तरफ देख कर कहती है, तुम्हारे पापा को भी शायद सब मालूम है, पूछ लेना चाहे तो। और रिधान का ध्यान रखना। जानती हूँ तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पर। क्या करूँ, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। सब कुछ उस एक्सीडेंट में खो चुका हूँ मैं। लेकिन हाँ, रिधान का वो घर सनसाइन कॉलोनी में अगर अभी तक सही सलामत होगा तो वहाँ तुम्हें ज़रूर कुछ मिल सकता है। पर मुझे उम्मीद नहीं है, शायद तुम्हारे पापा ने तुमसे धोखे से साइन कराकर वो भी बेच दिया होगा। रिधान का सिर भारी होने लगता है। यह सब सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतना बड़ा खेल रचा है। अचानक से कुछ धुंधली यादों उसे देखने लगती हैं और चक्कर आने की वजह से वो लड़खड़ा जाता है। उसे लड़खड़ाते देख छवि और सृजा दोनों ही आगे बढ़ती हैं, पर सृजा छवि को देखकर अपने कदम पीछे ले लेती हैं और अपने आंसू पोंछते वहाँ से भाग जाती हैं। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट मिस्टर राजीव को कॉल करती हैं और सृजा के आने के बारे में बता देती हैं। मिस्टर राजीव कुछ नहीं कहते और कॉल कट कर देते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे रिधान इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं करेगा और याद उसे कुछ आने नहीं वाला। उनके मुंह पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। छवि रिधान को सोफे पर बिठा देती हैं और पानी का ग्लास देते हुए उससे पूछती हैं, तुम ठीक तो हो ना? रिधान हाँ में गर्दन हिला देता और छवि की तरफ देखता है। उसकी आंखें नम थी। क्या वो लड़की सच कह रही थी? पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं उससे प्यार, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ छवि, सच में। और मैं तुमसे अब दूर नहीं जाना चाहता। छवि उसे गले लगा लेती है और सिर सहलाते हुए कहती, कुछ नहीं हुआ है और ना ही हम अलग हो रहे हैं। और मान लो वो लड़की सृजा तुम्हारी लाइफ में थी तो वो तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर मैं हूँ। और उसकी बातें सच है या झूठ यह तो हम पता कर लेंगे, पर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने पापा से भी नहीं। रिधान बिना कुछ कहे उसकी बातें सुन रहा था। छवि कुछ सोचती है और उससे पूछती है, तुम्हारे पास वो दवाइयाँ हैं भी इस वक्त जो तुम्हें दी जा रही हैं? रिधान टेबल की तरफ देखता है और इशारा करके कहता है, वो रखी हैं, यही दवाइयाँ खा रहा हूँ फ़िलहाल मैं। छवि, ठीक है, अभी नहीं खाओगे तुम। मैं जा रही हूँ, एक हॉस्पिटल पता करके आती हूँ, क्या सच है क्या झूठ। तब तक तुम ऑफिस का काम करो। रिधान, मैं भी चलता हूँ ना, अकेले क्यों जा रही हो? छवि, नहीं, हमारे पापा हम पर हर वक्त नज़र रखते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं यह सोचती थी उनके कई दुश्मन होंगे इस वजह से
पर क्या रीज़न है पता नहीं, और अगर हम साथ में जाएंगे तो शक होगा, इसलिए तुम यहाँ रुको, काम करो, मैं जाती हूँ और जो पता लगेगा सच सच बता दूँगी। मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं बड़े घर की बिगड़ी हुई लड़की नहीं हूँ। यह कहकर वो मुस्कुरा देती है तो रिधान भी मुस्कुरा देता और उसे संभाल कर जाने के लिए कहता। छवि सिर हिलाती और वहाँ से चली जाती है। बाहर निकल कर वो कैब बुक करती है और ड्राइवर को लाइव केयर हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। वो हॉस्पिटल पहुँचती और रिसेप्शन पर किसी डॉक्टर के बारे में पता करती है। इतने में नकुल भी वहाँ आ जाता है और उसको देखते ही सब आपस में बातें करने लगते। छवि की नज़र भी उस पर जाते स्टाफ की बातों में उसे सृजा का नाम भी सुनाई देता है। वो इस समय कुछ पूछना नहीं चाहती थी तो सबको इग्नोर कर देती है। नकुल बिना किसी की तरफ ध्यान दिए उस डॉक्टर के केबिन में चला जाता है जिनसे सृजा का ट्रीटमेंट हो रहा था। छवि उन सब की बातों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा तेज आवाज़ में कहती, अगर बातें हो गई हो तो क्या आप डॉक्टर प्रशांत का केबिन बताएंगी। रिसेप्शनिस्ट झेप जाती है और उसी केबिन की तरफ इशारा कर देती है जहां नकुल गया था। रिसेप्शनिस्ट, आप थोड़ा वेट कीजिए, जब नकुल सर बाहर आ जाएंगे तब आप अंदर जा सकती हैं। नकुल नाम सुनते ही छवि को कंफर्म हो जाता है कि यह लोग उसी सृजा की बात कर रहे थे जो आज उनसे मिली थी, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी जान नकुल ने ही बचाई है। पर यह यहाँ क्या कर रहा है। छवि सिर हिलाती है और केबिन के सामने लगी चेयर्स पर बैठ जाती है। अंदर नकुल डॉक्टर प्रशांत से सृजा के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, बस उनको दवाई रेगुलर दीजिए और कोशिश कीजिए वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि मेंटली ठीक होने में टाइम लग जाता है। छवि डॉक्टर प्रशांत के केबिन के बाहर बैठकर इंतजार करने लगती है और अंदर नकुल डॉक्टर से सृजा की हेल्थ के बारे में सब कुछ पूछ लेता है और हाथ मिलाकर बाहर आ जाता है। बाहर जाते ही उसकी नज़र सामने बैठी छवि पर जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे के भाव को पहले जैसा कर लेता है और चला जाता है। छवि उसे जाते हुए देखती है, फिर नॉक करके केबिन में चली जाती है। डॉक्टर उसे बैठने का इशारा करते हैं तो छवि मुस्कुरा कर बैठ जाती है और उनसे कहती है, एक्चुअली मुझे आपके बारे में मेरी एक फ्रेंड ने बताया था और मुझे आपसे एक दवाई के बारे में पूछना था। क्या आप पता करके बता सकते हैं यह दवाई किस लिए दी जाती है। प्रशांत, जी आपके पास वो दवाइयाँ हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। छवि अपने बैग से दवाइयाँ निकाल कर डॉक्टर को दे देती हैं। डॉक्टर सारी दवाइयाँ देखते हैं और हैरान होकर उससे कहते हैं, यह दवाइयाँ आपको किसने दी और किसको दी जा रही है यह दवाइयाँ। छवि, एक्चुअली मेरे मंगेतर का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो डॉक्टर ने उन्हें यह दवाई दी थी पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा एक बार इन दवाइयों के बारे में पता लगा लूँ। डॉक्टर प्रशांत, देखिए मिस, यह दवाइयाँ ठीक नहीं, हालत और ख़राब करती हैं। इनसे उन्हें कुछ याद नहीं आएगा, बल्कि वो सब पूरी तरह से भूल जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कोई डॉक्टर इन दवाइयों को दे भी कैसे सकता है। यह दवाइयाँ ऐसे ही किसी को भी नहीं दी जा सकती हैं। यह सुनते ही छवि हैरान हो जाती है और उसे भरोसा हो जाता है सृजा सच कह रही थी। छवि, थैंक यू मच डॉक्टर, क्या आप इनकी जगह सही दवाइयाँ दे सकते हैं। मैं आपको आपकी फ़ीस दे दूँगी। डॉक्टर प्रशांत, ज़रूर, आपको मैं दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ, आप स्टोर से ले लीजिएगा। छवि उनकी बात से सहमत होती है तो डॉक्टर एक पेपर पर दवाइयाँ लिखकर उसको दे देते हैं। छवि वो पेपर लेती है और उनकी फ़ीस उन्हें दे देती है और अपनी जगह से उठने लगती है। तभी कुछ सोचकर वापस बैठ जाती है और डॉक्टर से कहती है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो एक बात पूछ सकती हूँ। डॉक्टर प्रसन्न हाँ में सिर हिला देते हैं तो छवि उनसे पूछती हैं, वो जो अभी आपके केबिन से निकल कर गए थे वो हैं कौन है। एक्चुअली मैं शायद उन्हें जानती हूँ पर याद नहीं आ रहा। प्रशांत, जी वो मिस्टर नकुल शेखावत हैं, यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन। छवि, ओ हाँ, मेरी एक फ्रेंड है के दोस्त हैं वो, पर यहाँ क्यों आए थे वो आप बता सकते हैं। प्रशांत, वो तो वैसे तो हम ऐसे किसी को बताते नहीं, पर शायद
आप उन्हें जानती हैं और आप भी अच्छे घर की लगती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। करीब 1-2 महीने पहले वो यहाँ आए थे अपनी वाइफ मिस सिरजा को लेकर। उनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, पर किस्मत अच्छी थी कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। पर वो किसी शौक में जा चुकी थी और पूरे 4 दिन तक बेहोश रही थी, और अभी कुछ टाइम पहले वो इसी वजह से दोबारा बीमार हो गई। तो नकुल उन्हीं के हेल्थ के बारे में पूछने आए थे। छवि, थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलती हूँ, मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिर हिला देते हैं तो छवि वहाँ से चली जाती है और बनी बाहर बने स्टोर पर वो पेपर दे देती है। स्टोर वाला दवाइयाँ निकालने लगता है। छवि अपनी सोच में गुम हो जाती है। छवि खुद से सृजा ने जो कहा था सही था, पर उसने कहा वो रिधान से प्यार करती है। फिर नकुल की वाइफ कैसे, कुछ समझ नहीं आया। उफ, पागल हो जाऊंगी मैं तो। इतने में स्टोर वाला उसे दवाइयाँ दे देता है तो वो उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और रिधान को कुछ मैसेज भेज देती है। वहाँ से वो सीधा अपने घर जाती है और दवाइयाँ बैग में रख कर बेड पर लेट जाती है। आज इतना कुछ हो चुका था जिस वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद करे रहती है और कुछ देर में सो जाती है। शाम को जब उसकी आंखें खुलती है तो टाइम देखती है वो हड़बड़ाते हुए उठती है और जल्दी से तैयार होने चली जाती है। सृजा रिधान से मिलने के बाद जब से घर आई थी तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। विधि कई बार आ चुकी थी उसे बुलाने के लिए, पर उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो अंदर बैठे बस रोए जा रही थी। उसका दिल आज पूरी तरह से टूट चुका था। आज जिस रिधान छवि को देख रहा था उससे सृजा को यह एहसास हो चुका था कि रिधान उससे काफ़ी प्यार करने लगा है, और अगर कभी उसे सब याद भी आ गया तो वो तब भी छवि को छोड़कर उसके पास नहीं आएगा। और सृजा भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और साथ ही थोड़ी सूज गई थी। नाक भी लाल हो चुकी थी। वो इस समय किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को कमरे में बंद करे थी। नकुल अक्सर रात में लेट आने लगा था, पर विधि ने फ़ोन करके उसे सृजा के बारे में बताया तो मजबूरन उसे जल्दी आना पड़ा। घर आकर वो पहले अपने कमरे में गया और चेंज करने के बाद सृजा के कमरे का गेट नॉक करता है, पर सृजा दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो उसे आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सृजा एक बार सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है और फिर वापस से अपना सिर घुटनों के बीच में रख देती है। नकुल काफ़ी देर तक उसे बुलाता है पर कोई असर नहीं होता, तो वो कुछ सोचने लगता है और फिर तेज़ आवाज़ में कहता है, तुम शायद यह भूल रही होगी, यह मेरा घर है और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। सारे रूम की चाबी है मेरे पास, और अगर मैंने खुद खोला तो दोबारा कभी भी रूम लॉक हुआ तो बिना पूछे खोल सकता हूँ। शायद समझ रही हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले दरवाज़ा खुलता है। सृजा दरवाज़ा खोलकर वापस बेड के नीचे बैठ चुकी थी। नकुल अंदर आता है और उसकी तरफ देखता है तो अपना मुंह घुटनों के बीच झुकाए बैठी थी। नकुल सिर हिलाकर उसके पास बैठ जाता है और थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्यों बैठी हो ऐसे, और क्यों गई थी रिधान के ऑफिस? रिधान के ऑफिस जाने वाली बात सुनकर सृजा सिर उठाकर उसे कहती है और बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहती है, मतलब तुम अब भी मुझ पर नज़र रखते हो ना? नकुल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं, तो दोबारा पूछने का क्या मतलब है? और यह क्या हाल बना रखा है अपना, बताओगी भी क्या हुआ है? सृजा कुछ नहीं कहती, बस ज़मीन को घूरने लगती है। नकुल उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसे अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा लगता है। वो आंखें बंद करता है और सृजा के थोड़ी करीब जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सृजा उससे छूटने की कोशिश करने लगती है पर नकुल उसे नहीं छोड़ता, और अगले ही पल सृजा तेज तेज रोने लगती है और फिर कुछ ही देर में सारी बात उसे बता देती है जो ऑफिस में हुआ था। सृजा सिसकते हुए, तुम्हारी वजह से हुआ है यह सब, क्यों आए तुम, क्या चाहिए था तुम्हें? यही सब चाहते थे ना शायद, तुम अब तो खुश होगे, दूर हो गया मेरा रिधान मुझसे। नकुल को यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो वैसा कुछ भी नहीं चाहता था।
बस सिजा को उसके गुनाहों का एहसास दिलाना चाहता था। नकुल, यह सब मेरी नहीं, रिधान के पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने किया है यह सब। मैं ना होता तब भी वो यह करते, पर शायद तब तुम जिंदा भी नहीं बचती। सिजा उसे के सीने से लग उसी की शिकायतें कर रही थी। नकुल उसका सिर सहलाने लगता है। सिजा को भी एहसास होता है कि उसने बेवजह नकुल को गलत ठहराया। आखिर उसने तो उसकी जान बचाई थी। नकुल, जो तुम्हारा होता है ना, वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद रिधान और तुम्हारा साथ किस्मत में था ही नहीं, इसलिए यह सब हुआ। इन चीज़ों में तुम खुद को क्यों पीस रही हो? जीना सीखो इस तरह की कोई तुम्हें ज़िंदगी भर का दुख ना दे सके। सृजा उससे अलग होती है और चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम भी तो मुझे दर्द देना चाहते थे ना, तो फिर खुद ही यह सब क्यों सिखा रहे हो? नकुल यह सब सुनकर झेप जाता है और पर अपने भाव बदलते हुए उससे कहता है, तुम ऐसी बन जाओगी तब तुमको सताने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, बस इसलिए। सृजा जानती थी नकुल झूठ बोल रहा है। वो वापस से उसके सीने से लग जाती है, उसे कस कर पकड़ लेती है। नकुल उसकी इस हरकत से थोड़ा असहज हो जाता है। सृजा, प्लीज़ बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, बस कुछ देर। नकुल कुछ नहीं कहता, बस उसे सीने से लगाए रखता है। उसे आज सृजा की हालत देखकर थोड़ा बुरा लगा, पर पता नहीं क्यों यह सब सुनकर वो थोड़ा सा खुश भी था। और जिस तरह सृजा उसके गले लगी हुई थी, उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद वो देखता है कि सृजा सो चुकी है, तो वो धीरे से उससे अलग होता है और उसे बेड पर लिटा देता है। फिर कुछ देर उसके चेहरे को देखता है और जाने ही लगता है, पर वो पलटकर वापस उसके पास आता है, उसके माथे पर हल्के से किस कर देता और धीमी आवाज़ में सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। सृजा सो जाती है तो नकुल उसके कमरे से बाहर चला जाता है। उसी समय रॉयल्स होटल में रिधान बैठा बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, साथ ही बीच बीच में फ़ोन चलाने लगता। उसको देखकर लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी सामने से आते छवि पर उसकी नज़र जाती है तो वो एकटक छवि को देखने लगता है। उसने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो रिधान के सामने आकर बैठ जाती है, पर रिधान बाबू तो उन्हें निहारने में खोए हुए थे। छवि उसका नाम पुकारती है, पर रिधान को कोई होश ही नहीं था। तो वो वहाँ रखा पानी थोड़ा सा हाथ में लेती है और उसके ऊपर फेंक देती है। रिधान एकदम से हड़बड़ा जाता है। छवि हंसने लगती है। रिधान उसे घूरता है तो वो मासूम सा चेहरा बना लेती है। रिधान, बहुत देर कर दी तुमने आने में, खैर यह बताओ कुछ पता चला? छवि की हंसी एकदम गायब हो जाती है। वो सीरियस होकर कहती है, हाँ सृजा बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो दवाइयाँ गलत है। फिर अपने बैग से कुछ दवाइयाँ निकाल कर उसको देती है। यह दवाइयाँ लेना, यह सही है, और मैंने उन्हीं बॉटल्स में नई दवाइयाँ डाल दी हैं जिससे कोई ध्यान न दे। मैंने वहाँ नकुल शेखावत को देखा और उसके डॉक्टर से बात करने पर पता चला जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी समय सृजा का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो शायद सही कह रही हो कि तुम उसके साथ ही थे। उसका अभी ट्रीटमेंट अभी वहीं चल रहा है क्योंकि वो मेंटली शॉक के स्ट्रेस में है। लेकिन एक बात बहुत अजीब पता चली, सृजा नकुल की वाइफ है, पर वो कह रही थी कि तुमसे प्यार करती है, तो उसने नकुल से शादी कैसे की? रिधान का दिमाग इन सारी बातें सुनकर घूमने लगा था। और जब उसे पता चला सृजा और नकुल की शादी हो चुकी है, सारी बातें उसकी समझ से बाहर जाने लगी। रिधान, आखिर यह चल क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक्सीडेंट की वजह से क्या क्या हुआ यह अभी तक ठीक से पता नहीं चला। छवि, और तुम्हारे पापा ने यह सब क्यों किया वो भी नहीं पता, लेकिन पता तो करना पड़ेगा, और अपने रिश्ते की शुरुआत अच्छी चीज़ों से करना चाहते हो, इन सब अजीब हालातों में नहीं। रिधान उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता और हाँ, ऐसा ही होगा। जो कुछ हो चुका वो पास्ट था। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तुमने इस ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया। बिना कहे सब समझ लेती हो। अकेला पढ़ता हूँ तो सामने हाजिर रहती हो, मतलब चंद दिनों में मेरी ज़िंदगी बदल दी तुमने।
छवि उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख देती है। वादा करो जो भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। रिधान कभी नहीं, लेकिन अभी कुछ खा लें, बहुत भूख लगी है। छवि सिर हिला देती है तो रिधान खाना ऑर्डर करता है। दोनों दिन भर की सारी बातें भूलकर आपस में एक दूसरे की बात करते हैं बस। नकुल खिड़की पर खड़ा होकर सारी बातें सोचने लगता है जो कुछ सृजा ने उससे कहा और यहाँ उसे परेशान करने के लिए ही तो लाया है। अब जब वो सच में परेशान हो रही है तो दर्द में है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहीं खड़ा यही सब सोचता रहता है। तभी पीछे से क्रिस की आवाज़ आती है, बॉस अंदर आ जाओ। नकुल बिना मुड़े कहता है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है क्रिस, तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाना चाहता था, पर यह तुम्हारी मर्जी थी सिक्योरिटी हेड बनने की, और मैंने हमेशा कहा है इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ। क्रिस मुस्कुराते अंदर आ जाता है, उसके बगल में ही खड़ा हो जाता है। एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर खुद भी बाहर देखते हुए कहता है, जब मेरे साथ कोई नहीं था आप खड़े थे, बस इसलिए आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और चाहता हूँ आप हर मुसीबत से दूर रहें। बस इसलिए यह पोजीशन चुनी थी। नकुल, कोई बात नहीं, बताओ कुछ बात है क्या? क्रिस, नहीं बस ऐसे ही आया था। आप बताओ क्यों इतने परेशान हो, क्या सोच रहे हो? नकुल, कुछ खास नहीं, तुमने बताया था सृजा रिधान के ऑफिस गई है, तो आने के बाद से उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था, और भी काफ़ी बातें हुई हैं। उन दोनों के बीच छवि भी थी वहाँ, और आज लाइफ केयर हॉस्पिटल में भी दिखी थी। लेकिन सृजा की उम्मीदें टूट चुकी हैं कि रिधान अब उसके पास आएगा। क्रिस, छवि डॉक्टर प्रशांत से मिलने ही गई थी, जैसा आपने कहा था। थोड़ी नज़र रखूं तो मैं भी उसके पीछे चला गया था। वो रिधान की दवाइयाँ चेक कराने लाई थी और उसको यकीन हो गया था कि मिस्टर राजीव और मिस्टर रहेजा इन लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन बॉस, आप क्यों परेशान हैं? आप तो चाहते थे सृजा दर्द में रहे। उसकी क्या गलती है? मुझे नहीं पता, पर सच कहूँ मुझे नहीं लगता वो कभी किसी का दिल दुखा सकती है या कुछ गलत कर सकती है। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है उसे, पर जब कुछ गलत हो तब। नकुल, नहीं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर मैं जो जानता हूँ वो गलत भी तो नहीं हो सकता। लेकिन सजा उसके लिए मैं क्या फील कर रहा हूँ पता नहीं। क्रिश, प्यार करने लगे हैं आप उनसे, तभी तो उसकी मुश्किलों में काम कम करना चाहते हैं, हर दुख को से उसे बचाना चाहते हैं। यकीन ना हो तो आंखें बंद करके देखिए, उनका ही चेहरा आएगा। नकुल हैरानी से उसे देखता है, फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है। उसे सृजा और उसके साथ बिताए हर एक पल याद आ रहा था। वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है और ख़ुद को समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। क्रिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आपके रिएक्शन से पता चल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, बस आप मानना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, समय आपको समझा देगा। इतना बोलकर क्रिस वहाँ से चला जाता है और नकुल फिर से सृजा के बारे में सोचने लगता है। क्रिस पलटकर नकुल को देखता है, फिर धीमी आवाज़ में कहता है, हे भगवान, बॉस को थोड़ी अक्ल देना, वो समझ सकें जो उनके दिल में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सृजा ही वो लड़की है जो इनकी खुशियाँ वापस लौटा सकती हैं। क्रिस घर से बाहर निकलता और दूसरी तरफ चला जाता है। नकुल भी कमरे की लाइट्स ऑफ करके बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह नकुल फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है और कुछ बातों के बाद कहता है, जी जी हम ज़रूर आएंगे। कुछ देर बाद विधि उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो वो उससे सृजा के बारे में पूछता है। विधि वो उठ चुकी है और काफ़ी देर से ऑर्डर गार्डन में बैठी हुई है। मैंने नाश्ते के लिए बोला था पर उन्होंने मना कर दिया। नकुल सिर हिला देता है और नाश्ता लगाने के लिए कहता है। विधि सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। नकुल जो प्रेजेंटेशन बना रहा था उसे कंप्लीट करता है और लैपटॉप बंद करके नीचे हॉल में आ जाता है। और विधि ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। नकुल एक प्लेट उठाता है और बाहर गार्डन में चला जाता है।
उसे सृजा झूले पर बैठी दिखती है तो वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता और बीच में प्लेट रख देता है। नकुल, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो तुम? चलो जल्दी से खाओ और फिर अपनी दवाई ले लेना। सृजा, सॉरी कल के लिए जो कुछ भी मैंने किया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है खाने का, तुम खा लो। नकुल, जो हुआ भूल जाओ और चुपचाप खाओ, मेरा घर है यह और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सृजा यह सुनते चिढ़ जाती और थोड़ा सा खा लेती है। नकुल भी उसे में से खा लेता। सृजा को चिढ़ाने में उसे काफ़ी मज़ा आता था और जब सृजा चिढ़ कर मुँह बनाती थी काफ़ी क्यूट लगती थी। नाश्ता करने के बाद नकुल सामने की तरफ देखने लगता है पर सृजा से कहता है, जो कुछ हुआ तुम उसमें खुद को क्यों दोष दे रही हो, और ऐसे ही टूटती रहोगी तो इस तरह से तुम मिस्टर कपूर को उनके मकसद में कामयाब कर रही हो। वो यही तो चाहते थे कि तुम रिधान से दूर हो कर पल पल मरो, और तुम वही कर रही हो। आगे बढ़ो, कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। यह सुनकर सृजा हैरानी से उसे देखती है और कहती है, सच में तुम मेरे साथ हो, और जो तुम कोई बदला लेना चाहते थे वो। नकुल फीका सा मुस्कुरा देता है, जब इंसान ही नहीं है तो उसके बदले का क्या करूं? मैं आज से नई शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्ती करोगी मुझसे? सृजा उसकी बात से वापस जिया के बारे में सोचने लगती है और तय करती कि अब नकुल को सारी बात बता देगी। नकुल दोबारा से पूछता है, दोस्ती करोगी? सृजा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है तो नकुल भी मुस्कुरा देता है। वो उठकर जाने लगता है पर अचानक से उसे कुछ याद आता है तो वो रुक जाता है और सृजा की तरफ पलट कर कहता है, सुनो, शाम को एक बिजनेस क्लाइंट के यहाँ पार्टी है तो तुम मेरे साथ चल रही हो? दोपहर को आऊँगा मैं, शॉपिंग करने चलेंगे। सृजा, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। तुम अकेले चले जाओ ना। नकुल, नहीं, तुम चल रही हो और मैं तो रहूँगा ना तुम्हारे साथ, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सृजा सिर हिला देती है और सोचती, अचानक से या आंकड़ों इतना अच्छा कैसे हो गया? और जो भी है लेकिन सही है, लेकिन आज मैं इसे सच बता कर रहूँगी। सृजा यही सोच रही होती है कि किसी की आवाज़ से उसका ध्यान भटक जाता है। वो सामने देखती तो क्रिस खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्रिस, आप बॉस को मन ही मन गालियाँ दे रही थी क्या? वैसे मैं बैठ जाऊँ आपके साथ? सृजा उसे बैठने का इशारा करती है और फिर कहती है, मैं उसे मन ही मन कुछ नहीं सुना रही थी, पर आज उसका अलग ही रूप देखा जो काफ़ी अच्छा था, और वो शायद बुरा नहीं है, बस दिखावा करता है। क्रिस उसे देखने लगता है। सही कहा आपने, वो बहुत अच्छे हैं, बस पता नहीं क्यों आपके सामने इतना बुरा बनते हैं। वजह मैं नहीं जानता। सृजा, शायद मैं जानती हूँ। खैर छोड़ो, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। नकुल आपको आपके भाई की तरह मानते हैं तो आप मेरे लिए मेरे भाई जैसे हुए ना। क्रिस खुश होते हुए, सच में? मतलब अब मेरे पास एक छोटी बहन भी है। थैंक यू सो मच। मुझे अपने परिवार की कमी बहुत खलती थी हमेशा से। बचपन से अनाथ था मैं, इधर उधर जो काम मिलता वो करके अपना गुजारा करता था। मैं फिर एक दिन निशा आंटी मिली, नकुल की मम्मी, और उन्हें मुझे देखकर काफ़ी बुरा लगा, इसलिए वो मुझे अपने घर ले आए और बेटे जैसे प्यार दिया। नकुल ने भी हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, बिल्कुल एक भाई जैसे, पर उसके पापा और उसकी बहन को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं था। नकुल के पापा काफ़ी बुरे किस्म के इंसान थे। गुस्से में निशा माँ पर हाथ उठा देते थे। नकुल उन्हें पसंद नहीं करता था और नकुल की बहन जिया को भी उन्होंने अपनी तरह बना लिया था, जिद्दी और घमंडी। लेकिन फिर भी नकुल उससे बहुत प्यार करता था, पर जिया उसे अपना भाई मानती नहीं थी। उसे बस जो चाहिए होता वो कैसे करके ले लेती थी। कुछ साल बाद जिया अपने पापा के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। इस घर में सिर्फ निशा माँ और मैं और नकुल रह गए थे। नकुल खुश था, उसके पापा यहाँ से चले गए थे और अब उसकी माँ को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन निशा आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनसे देखा नहीं गया कि उनकी बेटी और पति यहाँ से चले गए। वो धीरे धीरे बीमार होने लगी थी, लेकिन उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिया बड़े होते होते और ज़्यादा जिद्दी और घमंडी हो गई। उसने अपने पापा का बिजनेस भी संभाल लिया था। उसके पापा को कैंसर था, जो एकदम लास्ट में पता चला। इस वजह से कुछ दिन में वो चल बसे। नकुल ने सारी चीज़ें संभाली, जिया को
तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसे कोई पसंद आ गया। नकुल को कुछ पता नहीं चल पाया था। पता चला तो बस यह कि जिया अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने पता करवाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिया के साथ क्या हुआ। इन्हीं सब चीज़ों में निशा माँ और ज़्यादा बीमार हो गई और एक दिन वो भी चली गई। नकुल बस एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बस तब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। वो चाहता था मैं उसके साथ कंपनी ज्वाइन करूं, पर मैं उसकी सेफ्टी चाहता था, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत दुश्मन होते, इसलिए मैंने यह सब चुना। फिर वो खामोश हो जाता। सृजा उसके बोलने का इंतजार करने लगती। क्रिस उसकी तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सृजा, उसे अकेला मत छोड़ना। शायद अब तुम उसकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी हो, और वो क्या फील करता है या वो खुद ही बताए तो बेहतर है। बस एक ही बात कहूँगा, और उसे और दुखी मत करना। सृजा सिर हिला देती है। क्रिस उसके सिर पर हाथ फेरता है और नकुल के पास जाने लगता है। नकुल अपने कमरे की खिड़की से उन दोनों को ऐसे साथ देख जल भुन रहा था। सृजा जो कृष्ण ने बताया वो सब सोचने लगती है और खुद से कहती, मतलब जिया नकुल की बहन थी। अब तो जो मैं बताना चाहती हूँ वो सच जानना नकुल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कृष्ण नकुल के पास पहुँचता है। नकुल को एहसास हो जाता है और उसके आने का। वो अब भी सृजा की तरफ देखते हुए सृजा से कहता है, आ गया अपने सृजा जी से बातें करके। कृष को हंसी आने लगती है। उसके रिएक्शन पर वो कंट्रोल करता है और नकुल को चिढ़ाने के अंदाज में कहता, हाँ यार बहुत अच्छी है वो, कितने अच्छे से प्यार करती हैं। नकुल गुस्से से उसे घूरता है तो कृष हंसने लगता है। नकुल उसके ऐसे हंसने पर हैरान हो जाता है तो कृष हंसते हुए उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार अपनी शक्ल देख, शीशे में कैसे जल कुकड़ा बना हुआ है। बहन जैसी है वो मेरी। उल्टा सीधा मत सोचकर, और एक बात जो दिल में है वो बता दे जाकर सृजा को, कहीं देर ना हो जाए। कृष्ण नकुल से कहता है, अपने दिल की बात कह दो, कहीं देर ना हो जाए। फिलहाल ऑफिस जाना है ना मीटिंग के लिए, तो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। नकुल सिर हिला देता है तो कृष वहाँ से चला जाता है और फिर नीचे सृजा को देख कृष की बातें सोच मुस्कुराने लगता है और फिर जल्दी से तैयार होता है और सृजा के पास जाता है। सृजा उसे फॉर्मल्स में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वैसे तो अक्सर नकुल फॉर्मल्स में ही रहता था, पर सृजा हमेशा गुस्से में रहती थी उसे देखकर। पर सृजा उसने पहली बार इतने ध्यान से देखा था। नकुल अपना कोट ठीक करते उससे कहता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, दोपहर में तैयार रहना। सृजा खोई हुई सी उसे देखती रहती है। नकुल को कोई जवाब नहीं मिलता तो सृजा की तरफ देखता और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सुन रही हो ना तुम? सृजा सकपका जाती है और कहती, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, तुम जाओ। नकुल जब उसका अजीब सा व्यवहार देख सोच में पड़ जाता है, फिर सिर झटक कर वहाँ से चला जाता है। बाहर कृष उसका वेट कर रहा था। वो जल्दी से कार में बैठा और कार शेखावत एम्पायर के रास्ते पर चल देती है। शेखावत एम्पायर मुंबई के फेमस बिल्डिंग में से एक था, जिसे नकुल ने अपने दिन रात की मेहनत से खड़ा किया और हजारों लोग यहाँ उसके लिए काम करते थे। दोनों ऑफिस पहुँचते तो नकुल कृष से कहता है, तुम आराम से केबिन में बैठो और एक फाइल पढ़ी है, उसे पढ़कर कोई आइडिया आए तो बताना। कृष को कोई दिलचस्पी नहीं थी मीटिंग में जाने में, तो वो नकुल के केबिन में चला जाता है। नकुल जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचता है सब खड़े हो जाते हैं। वो सबको गुड मॉर्निंग कहता है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है। वहाँ पर बैठ सब लोग उसके प्रेजेंटेशन से काफ़ी खुश लग रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही सब ताली बजाने लगते हैं तो नकुल मुस्कुरा देता है। उसने क्लाइंट मिस्टर रजावत और उनका बेटा व्योम दोनों अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, यह डील डन है, पेपर्स तैयार करवाते हैं। नकुल सिर हिला देता है। तीनों बैठ आपस में बातें करने लगते हैं तो मिस्टर रजावत नकुल से कहते हैं, आपको भी तो आज रात की बिजनेस पार्टी का इनविटेशन आया होगा। नकुल हाँ बोलता है तो व्योम कहता है, चलिए यह तो बढ़िया है, फिर मिलते हैं रात की पार्टी में। नकुल सिर हिला देता है। दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इधर कृष नकुल के केबिन में बैठा नकुल के लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वो कभी बिजनेस में आया नहीं, पर उसे इस फील्ड की जानकारी काफ़ी थी। इसी वजह से नकुल ने उसे वो फाइल पढ़ने के लिए कहा था।
तभी कोई गेट पर नॉक करता है तो कृष कम इन कहता है। एक लड़की अंदर आती है कृष सामने नहीं देखता, वो लैपटॉप की तरफ देखे बस काम किए जा रहा था। वो लड़की नकुल की जगह कृष को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो इतराते हुए कहती है, तुमको इतनी अक्ल नहीं है, बॉस के केबिन में बैठे उनके लैपटॉप में ही गड़बड़ कर रहे हो। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो ना। कृष सिर ऊपर करके देखता है तो एक लड़की थी जिसने ज़रूरत से ज़्यादा फिटिंग और शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, साथ ही खुले बाल और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप। कोई और होता तो उसको देखता ही रहता, पर कृष ऐसा नहीं था। कृष तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे कर लेता और फिर बिना उसकी तरफ देखते कहता है, मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। अपने काम से मतलब रखो और यहाँ क्यों आई हो यह बताओ। वो लड़की टेबल पर हाथ रखकर थोड़ा उसकी तरफ झुक जाती है और कहती है, वैसे तुम भी कम नहीं हो, काफ़ी हैंडसम हो और बॉस के साथ रहते हो तो जो उनका वो तुम्हारा, ऐसा ही है ना। क्रिस गुस्से में उसे देखता है, तुम यहाँ काम करने आती हो या यही सब करने आती हो? जाकर काम करो, इससे पहले कि नकुल आए और तुम्हें इस नौकरी के से हाथ धोना पड़े। उस लड़की के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती। अरे क्यों निकालेंगे, आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ और कौन होगा जो माया को मना करेगा। क्रिस गुस्से में, गेट आउट, दोबारा इस केबिन में नज़र मत आना। केबिन क्यों, इस ऑफिस में भी नज़र मत आना। आज ही या नौकरी खोने वाली हो तुम। माया कौन निकालेगा, तुम, और तुम पर भरोसा करेगा, क्योंकि लोग अंधे होते हैं, लड़कियों की बात पर ही भरोसा करते हैं और मुझे इसका इस्तेमाल बखूबी करना आता है। वो तुम्हें अपने भाई जैसा मानता है, पर तुम भाई हो तो नहीं ना, तो कैसे यकीन दिलाओगे। क्रिस, तुम जैसे लड़कियां ही होती हैं फेक फेमिनिस्ट, जो कानून का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लड़कों को सज़ा दिलवाती हैं, जबकि सज़ा तो तुम जैसे लोगों को मिलनी चाहिए। लड़का लड़की बराबर होते हैं। या ढोंग करके ना जाने कैसी भाषा और कपड़े इस्तेमाल करती हो, माना या तुम लोग की चॉइस है, पर इतना भी फेमिनिज्म के नाम पर नहीं नाचना चाहिए कि खुद को गलत ना देख पाओ। अब निकलो यहाँ से। माया को कृष की बातों से गुस्सा आने लगता। वो चिल्लाती और अपने बाल मेकअप सब खराब कर लेती है। उसके कपड़े वैसे भी उसकी बॉडी को छुपा कम दिखा ज़्यादा रहे थे, वो उन्हें भी अस्त व्यस्त कर लेती है। इतने में ही एक जोर का थप्पड़ उसे पड़ता है। माया का हाथ उसके गाल पर चला जाता है। वो तिलमिलाकर सब सामने देखते थे। सजा लाल आंखों से उसे देख रही थी तो आगे बढ़ते और सजा को धक्का देकर कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। सजा उसे एक और थप्पड़ जड़ देकर कहती है, ऐसे हुई हिम्मत, बोलो क्या कर लोगी। माया भी, सबको यहाँ बुला लूँगी और उनको दिखाऊंगी तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे, और तुम दोनों को कूड़े की तरह बाहर फिकवा दूंगी। वैसे हो कौन तुम? सुजा मुस्कुराती, जल्दी पता चल जाएगा कौन हूँ मैं, और फिर कूड़े की तरह बाहर कौन जाएगा। लोगों को बुला रही थी न, जाओ बुलाओ, मैं भी देखूं क्या होता है। माया गुस्से में उसे देखती है और चिल्लाने लगती है। नकुल का रूम साउंड प्रूफ था, पर इस समय केबिन का गेट खुला था तो सब वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं। यह सब देख माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सिजा की तरफ देखती है, पर सिजा के चेहरे पर परेशानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। यह देख माया हैरान हो जाती है। नकुल प्रेजेंटेशन रूम में कुछ पेपर्स देख रहा था। वो बाहर निकलता है तो इतना शोर देख अपने केबिन में जाने लगता है तो वहाँ उसे बहुत भीड़ नज़र आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो सबको वहाँ से हटाकर अपने केबिन में जाता है तो सिजा को देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसकी नज़र माया पर जाती है तो वो तेज आवाज़ में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं इसको देखती है तो रोने का नाटक करते हुए कहती है, देखिए सर, यह कृष सर ने मेरे साथ क्या किया है, और यह लड़की पता नहीं कौन है, इसने मुझे ही थप्पड़ मारा है। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इस लड़की को सजा दीजिए। यह एक लड़की हो कर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लड़की के नाम पर कलंक है या? सृजा, नकुल तेज आवाज़ में चिल्लाता है, सेट अप। सृजा चुप हो जाती। वहीं माया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती। वो सोचती है अब नकुल इस लड़की को यहाँ से निकाल देगा और वो बाकी चीज़ें संभाल लेगी। नकुल गुस्से में,
माया, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं उसकी आवाज़ से घबरा जाती और हाँ में सिर हिला देती। नकुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ के साथ ऐसे बात करने की? इस पूरे एम्पायर की मालकिन है वो, और तुम उससे इस तरह बात कर रही हो। सब उसके मुंह से वाइफ सुन हैरानी से देखने लगते हैं। वही माया भी यह जानकर हैरान हो जाती है कि नकुल की शादी हो चुकी है और सामने खड़ी लड़की उसकी वाइफ है। अब वो अपनी ही बातें सोचने लगती है। सृजा मुस्कुराते, तो मिस माया, पता चल गया मैं कौन हूँ। आपके बॉस मेरे हस्बैंड, और दूसरी बात, इतना नाटक करने से पहले देख तो लेती यहाँ कैमरा लगा हुआ है और तुम्हारी सारी हरकतें आवाज़ के साथ रिकॉर्ड भी हो चुकी है। मैं सही कह रही हूँ ना माय हस्बैंड? नकुल उसके इस तरह बात करने से थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर बात संभालते हुए कहता है, राइट, मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सब बैठिए अपने टेबल पर। को वहाँ हर डिपार्टमेंट के सामने एक एलसीडी लगा है। वहाँ कुछ देर में आप सबको लाइव दिख जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। नकुल की बात सुनकर सब एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब केबिन में सृजा, नकुल, क्रिस और माया खड़े थे। सृजा और क्रिस के चेहरे पर उनकी स्माइल थी। वहीं माया घबराई हुई थी क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। गुस्से में उसे याद ही नहीं था कि पूरे ऑफिस में कैमरा लगे हैं, तो यहाँ भी ज़रूर होगा। नकुल, तो मिस माया, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? माया, सॉरी सर, वो पता नहीं गुस्से में कैसे यह सब हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नकुल गुस्से में चिल्लाता, गुस्से में तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या इल्ज़ाम लगा रही थी और अब कह रही हो गुस्से में? उन लड़कियों से पूछो जिन पर बीतती है कैसा लगता है, और तुम इन सब चीज़ों को खेल समझ रही हो। क्रिस को मैं सिर्फ भाई कहता नहीं मानता हूँ, और वो खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए, और तुमने उस पर ही गंदे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, साथ ही मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की। इससे कोई माफ़ी नहीं है, और ना ही नकुल शेखावत ने माफ़ करना सीखा है। तुम्हारी करतूत तो सारा ऑफिस देखेगा, जिससे कभी किसी के मन में ऐसा कुछ करने का ख्याल ना आए। अब जल्दी से अपना सामान समेटो, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे टेबल पर आ जाएगा। उसे उठाना और निकल जाना इस ऑफिस से। माया कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल अपना हाथ हिलाकर उसे रोक देता है। माया सिर झुकाकर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है अपना होलिया सुधारने। नकुल तुरंत अपने टेबल पर जाता है और लैपटॉप पर तेज़ी से कुछ करने लगता है, और अगले ही पल केबिन की वीडियो आवाज़ के साथ पूरे ऑफिस में चलने लगती है। सब एकटक देख रहे थे और बातें बना रहे थे। इतने में नकुल किसी को कॉल करता है और कहता है, माया का टर्मिनेशन लेटर उनकी टेबल पर पहुंचा दो। सृजा, नकुल, मैं ऑफिस में मौजूद लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ? नकुल सिर हिला देता है और सृजा बाहर चली जाती है। इस फ्लोर पर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लोग थे। सृजा बीचों बीच खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखने लगती है। सृजा, आप सब अब तक आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन हूँ, और नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। मैं सृजा मलिक शेखावत, आपके बॉस की वाइफ। मैं भी आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। सब ध्यान से उसे देखने लगते हैं और कुछ उसके बारे में आपस में बात करने लगते हैं। तो सृजा आगे कहती है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें माया की बात पर भरोसा नहीं हुआ था? किसको लग रहा था वो गलत भी हो सकती है? सब एकदम खामोश हो जाते हैं, और तो सृजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सबको देखकर कहती है, आपकी खामोशी बता रही आप सबने तुरंत ही माया की बातों पर भरोसा कर लिया था। मान लीजिए क्रिस की जगह आप में से कोई होता, सब आपको ब्लेम कर रहे होते, तो आपको कैसा लगता? सबका सिर झुक जाता है। वहीं क्रिस और नकुल हैरानी से सृजा को बोलते देख रहे थे। कहीं ना कहीं उन दोनों को अच्छा लग रहा था कि सृजा उनकी तरफ से बोल रही है। सृजा, सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे समाज की सोच ही ऐसी, लेकिन आप लोग बस अंधे मत बनिए। किसी भी बात को बिना जांचे परखे उन पर भरोसा ना करें। हर बार लड़का ही गलत नहीं होता, अक्सर लड़कियां भी गलत होती हैं। यह समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि इनकी जगह कभी आप भी हो सकते हैं। तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो खुद भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए और दूसरों को भी समझाइए। उम्मीद करती हूँ अगली बार से आप सब ऐसा नहीं करेंगे। सब मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं। तो सृजा भी
मुस्कुरा देती है और वहाँ से वापस नकुल और कृष्ण के पास आ जाती है, जो खामोशी से उसे ही देख रहे थे। वो उनके सामने खड़े होकर कहती है, क्या हुआ, क्यों मुंह फाड़े खड़े हैं आप लोग, चलिए अंदर। दोनों सिर हिला देते हैं, उनके साथ केबिन में आ जाते हैं। सिजा सोफे पर बड़ा बैग उठाते उनके सामने करते हुए कहती है, इन सब चक्करों में जिसके लिए आई थी वो तो भूल ही गई मैं। यह लीजिए, आप दोनों के लिए नाश्ता लाई थी मैं। माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा कुछ काम करती हूँ। फिर याद आया कृष आए थे पर उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, और नकुल आप भी थोड़ा सा खाकर चले गए थे। नकुल और कृष हैरानी से कहते हैं, आप? सजा झेप जाती और कहती है, तुम लोग ना इस नालायक हो ही नहीं, अब चुपचाप खा लो, खुद से बना कर लाई हूँ। इतनी आसानी से नसीब नहीं होता मेरे हाथों का खाना। नहीं चाहिए तो बताओ, ले जाती हूँ। उसके इतना कहते दोनों हाथ से बैग छीन लेते हैं और टिफ़िन खोलते हैं। सुजा ने आलू के पराठे और साथ में चटनी बनाई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पराठे पर टूट पड़ते हैं। सुजा हैरानी से उन दोनों को देखती है और कहती है, कितने बुरे हैं आप लोग, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। उतने उसके इतना कहते सुजा, कृष और नकुल एक साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। कृष अपना हाथ पीछे करने लगता पर सुजा दोनों का हाथ पकड़ लेती है और दोनों के हाथ से ही खाती है। तीनों इस समय इतने खुश थे कि लग ही नहीं रहा था कभी सुजा इन लोगों को पसंद नहीं करती थी। सारा खाना खत्म होने के बाद कृष मुस्कुराते हुए कहता है, सच में बहुत टेस्टी थे। निशा, माँ की याद आ गई। कृष को एहसास होता है उसने क्या बोल दिया, तो नकुल के चेहरे की तरफ देखने लगता है जिस पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। सुजा उसके हाथ पर अपना हाथ रखती उसे समझाते हुए कहती है, तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए समझा रहे थे पर खुद वहीं अटके हुए हो। अपनी माँ को जब भी याद करो मुस्कुरा कर याद किया करो, जिससे उन्हें भी अच्छा लगे और तुम भी, जो होना था हो चुका है। तुम ऐसे उदास हो जाओगे उनके नाम से तो उनको अच्छा लगेगा क्या? नकुल सोच में पड़ जाता है तो कृष उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सही कह रही हैं सुजा, आप ज़्यादा मत सोच कर मुस्कुरा देते। नकुल सिर हिला कर मुस्कुरा देता है और उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुजा, आप लोग यह सब समेटो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। वो लोग सिर हिला देते हैं तो सुजा वहाँ से निकलती है और इधर उधर ढूंढते हुए बाथरूम में पहुँच जाती है। उसने काफ़ी देर से कंट्रोल किया हुआ था पर यहाँ आते ही उसके आंसू बह जाते। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी पर यह थोड़ा मुश्किल था और अभी नकुल को समझाते हुए उसे अचानक से रिधान का ख्याल आ जाता है तो वापस से उसको रोना आने लगता है। पर वो उन दोनों के सामने रोकर उनका मन नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ जाती है। वो तुरंत ही खुद को संभालती और मुंह धो लेती है और फिर खुद से कहती है, सुजा तुझे आगे बढ़ना ही होगा। रिधान अपनी ज़िंदगी में खुश है और तू उससे प्यार करती है तो उसकी खुशी को बर्बाद नहीं कर सकती। तुझे दिखाना होगा तू आगे बढ़ चुकी है, जिससे रिधान को जब भी सब याद आए तो इस बात का गिल्ट ना रहे कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। वह ऐसा ही खुद को समझाती रहती है। फिर लंबी सांस लेकर बाथरूम से बाहर आती है और मुस्कुराने लगती है। फिर केबिन में जाकर उन दोनों से कहती है, आप लोग अपना काम ख़त्म कर लो, मैं घर जाती हूँ। नकुल, रुको, मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ तुम्हें छोड़ दे, तब तक यहीं बैठो रहो, वरना नहीं पता कहीं इधर उधर गिर पड़ी तो। सुजा उससे घूरती है तो नकुल और कृष हंसने लगता है। सुजा मुँह फुलाकर एक कोने में बैठ जाती है। कृष, तो रुक, मैं ही ड्राइवर से बोल दूँगा और कुछ काम है वो भी देख लूँगा। नकुल उसे देखता और मन ही मन खुद से कहता है, कितना नौटंकीबाज इंसान है, या कुछ काम नहीं है, जानबूझकर सुजा के साथ अकेला छोड़ना चाहता है मुझे। कृष समझ जाता है नकुल उसे देखकर मन ही मन सुना रहा है तो वो दांत निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। नकुल उठकर सुजा के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम रो कर आई हो, मुझसे नहीं छुपा पाओगी। सुजा हैरानी से उससे देखने लगती है तो नकुल कहता है, जानता हूँ बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, पर तुम कोशिश कर रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। सुजा, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है, प्लीज़ शांत दिमाग से सुनना। नकुल सिर हिला देता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। सामने से कृष की आवाज़ आती है, ड्राइवर खड़ा है, सुजा को भेज दो। नकुल ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है और सुजा से कहता है, बाद में बताना जो बताना चाहती हो।
अभी घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सृजा बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है और लिफ्ट का बटन दबाकर नीचे पहुंचती है। सामने ही कार खड़ी थी। वो कार में बैठ जाती है तो ड्राइवर घर के रास्ते की तरफ कार मोड़ देता है। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो टिफ़िन किचन में रखती है और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इधर रिधान भी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। रात से वो अपनी दूसरी दवाइयाँ लेने लगा था, जिससे उसे खुद के अंदर ही काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता जिस पर उसके पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। जब से उसे वो सब बातें पता चली थी, उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस समय उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए फ़ोन साइलेंट पर कर देता है और चेयर से सिर टिका कर आंखें बंद कर लेता है। छवि भी अपने घर में बैठे सोच रही थी कि अगर उसके पापा को यह सब बातें पहले से पता थी तो उन्होंने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। वो मन ही मन सोचती पापा से पूछना तो पड़ेगा ही, डायरेक्ट नहीं तो इमोशनल करके, और वो मुझे ना बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता। सबका दिमाग अशांत था। सब अपने ही मन में कुछ ना कुछ सोच रहे थे, पर आगे क्या हो गया तो भविष्य में ही पता चलेगा। दोपहर का समय नकुल ऑफिस से घर पहुंचता है और सृजा को ढूंढने लगता है। वो नीचे कहीं नहीं दिखती तो वो तुरंत भागकर उसके कमरे के पास पहुंच जाता। दरवाज़ा बंद होता है। नकुल बिना आवाज़ दिए दरवाज़ा खोल देता। सृजा अंदर सृजा तैयार हो रही थी, या कहो तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस समय वो अपने सूट की डोरी बांध रही थी जो उससे बंध नहीं पा रही थी। पर नकुल के अचानक आ जाने से वो हड़बड़ा जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। नकुल भी अपने इस हरकत से झेप जाता है। नकुल सॉरी मैं भूल गया था कि शायद तुम तैयार हो रही होगी। मैं जाता हूँ, तुम हो जाओ तैयार। सृजा रुको, वैसे भी मैं तैयार हो चुकी हूँ, एक हेल्प कर सकते हो तो कर दो। नकुल मुड़ता है और पूछता है बताओ क्या हुआ। सृजा उससे विद को बुलाने के लिए कहते तो नकुल कहता है उससे तो कुछ काम था, वो चली गई अपने घर, कोई दिक्कत है तो बताओ मैं मदद कर दूँ। सृजा सोच में पड़ जाते, फिर नकुल की तरफ देखकर कहते वो मुझसे यह सूट की डोरी नहीं बन रही है, तुम कर दोगे। विधि है नहीं, वरना मैं उससे हेल्प कर लेती। नकुल आर यू श्योर? मैं कर दूँ पक्का? सृजा मुँह बनाती है, और कोई है यहाँ जिससे मैं हेल्प लूँ? वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो इतना नहीं कर सकते। नकुल को उसके इस तरह मुँह बनाने पर हंसी आ जाती है और वो उसके कंधे पकड़कर उसे घुमा देता और कहता है ठीक, चुप रहो, कर रहा हूँ। सृजा चुपचाप खड़ी हो जाती। नकुल धीरे से डोरी पकड़ने लगता है और बांध देता है, पर जैसे वो अपना हाथ हटाने वाला होता है उसका सृजा की पीठ से टच हो जाता है तो वो तुरंत सॉरी बोलकर पीछे हट जाता है। सृजा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था अब वो कुछ कहेगी तो नकुल बुरा फील करने लगेगा। वो ड्रेसिंग टेबल से एक ब्लैक बिंदी उठाती है और अपने माथे पर लगाकर कहती है मैं रेडी हूँ, तुम्हें फ्रेश होना है तो हो जाओ, मैं नीचे वेट करती हूँ। नकुल नो, आई एम फाइन, चले लंच बाहर ही कर लेंगे। सृजा हाँ ठीक है, पर प्लीज़ कुक अच्छा घास फूस मत खिलाना। नकुल हंसते हुए वो सलाद होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी। सृजा खुश होकर नकुल के पीछे चल देती है। वहीं नकुल उसके बचपने पर मुस्कुराने लगता है। नकुल खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और सृजा उसके बगल में। कार में सन्नाटा पसरा हुआ था तो सृजा गाने चला देती है। नकुल एक नज़र उसको देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। सृजा भी बाहर देखते हुए गाना सुनती रहती है। नकुल बीच बीच में एक नज़र उसको देख लेता था। कुछ देर में उसकी कार मॉल के बाहर रुकती है जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में सिटी मॉल लिखा हुआ था। सृजा कार से उतर जाती है। नकुल भी कार पार्क करके उसके पास आता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। सृजा वैसे हम शॉपिंग पर क्यों आए हैं? मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं ना, उसमें से कुछ पहन लेती। नकुल यह बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है तो इसलिए पहनने के लिए भी तो कुछ अच्छा चाहिए, इसलिए मैं 3 पीस सूट लूँगा, और अगर तुम कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ कोई साड़ी लेना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी राय बता रहा हूँ। सृजा हाँ ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं समझ गई। अब चलें पहले तुम्हारे कपड़ों की शॉपिंग कर लें। नकुल हाँ, क्योंकि लड़कियों को तो शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है ना।
सृजा, ओए मुझे टाइम नहीं लगता, आप चलो जल्दी, या सारा टाइम यहीं बिताना है तुम्हें। नकुल कुछ नहीं कहता और मेंस सेक्शन की तरफ चल देता है। अंदर जाकर सृजा वहाँ खड़े लड़के से कहते, प्लीज़ इनके लिए कोई अच्छा सा 3 पीस सूट दिखाइए। वो लड़का सिर हिलाकर कुछ सूट दिखाने लगता है और फिर सृजा की तरफ देखने लगता है, जिसे सृजा ने तो नहीं पर नकुल ने नोटिस कर लिया था। नकुल इसकी हर हरकत पर चिढ़ जाता है और उसे बिजी करने के लिए और सूट दिखाने के लिए कहता है। सृजा को समझ नहीं आता अचानक से नकुल को क्या हुआ, तो वो उससे कहती है, इसमें तो देख लो पहले। नकुल, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम बताओ मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। वो जानबूझकर वाइफ शब्द पर जोर देता है, जिससे वो लड़का झेप जाता और नजरें नीची कर लेता है। सृजा एक ब्लैक कलर का सूट उससे देती और कहती है, यह ट्राई करो, तुम पर अच्छा लगेगा। नकुल सूट लेता है और ट्रायल रूम की तरफ चला जाता है। तब तक सृजा इधर उधर कपड़े देखने लगती है। नकुल ट्रायल रूम से बाहर आता तो सृजा की नज़रें उसी पर ठहर जाती है। बाकी की लड़कियां जो वहाँ मौजूद थी वो भी नकुल को निहारने लगती है। सृजा की नज़र जैसे ही उन लोगों पर जाती है वो मुंह बनाती है और नकुल के पास जाकर धीमे से कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, आप जल्दी से चेंज कर लो, नहीं तो यह लड़कियां घूर घूर कर तुम में छेद कर देंगी। नकुल को उसकी इस बात पर हंसी आने लगती है, पर वो बिना कुछ कहे तुरंत अंदर चला जाता है। वहीं सृजा काउंटर पर जाकर तेज आवाज़ में कहती है, यहाँ सूट पैक कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को पसंद है। वो जानबूझकर अपनी बात तेज आवाज़ में बोलती है। इतने में नकुल भी आ जाता है, तो वो लोग पेमेंट करके लेडीज सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। सृजा उनसे कुछ ट्रेडिशनल दिखाने के लिए कहती है, तो वो लोग कुछ साड़ी और सूट दिखाने लगते हैं, पर सृजा को कुछ पसंद नहीं आता। वो 1-2 साड़ी अपने ऊपर लगा कर देखती है, फिर नकुल से पूछती, पर नकुल का ध्यान तो कहीं और ही था। वो नकुल की नज़रों का पीछा करती है तो उसकी नज़र एक साड़ी पर थी। सृजा भी उस साड़ी को देखती है तो उसे पसंद आती है। वो गर्ल्स सेंस गर्ल वो वाली साड़ी दिखाने के लिए कहती है, तो नकुल हैरानी से उसे देखने लगता है। सृजा वो साड़ी अपने ऊपर लगा कर देखती है और खुश होते हुए नकुल से पूछती है, कैसी लग रही है यह साड़ी। नकुल, बहुत सुंदर लग रही है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। सृजा सिर हिलाती है और सेल्स गर्ल से यह साड़ी तैयार करने के लिए कहती है। सेल्स गर्ल, मैम अपना मैनेजमेंट दे दीजिए, हम आपके हिसाब से फिटिंग करवा देंगे, तो आप आधे घंटे बाद अपनी साड़ी ले जा सकती हैं। सृजा, जी चलिए। सृजा उस सेल्स गर्ल के साथ चली जाती है और नकुल वहीं बैठ उसका इंतज़ार करने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।